हम अपील का ऑर्डर पढ़ रहे थे, अपील का प्रोसीजर पढ़ रहे थे, जो कि ऑर्डर 41 में कवर्ड है। और उसमें हम रूल 21 तक पढ़ चुके थे। रूल 22 है, upon hearing, respondent may object to decree as if he had preferred separate appeal। और रेस्पोंडेंट कौन है अपील में? रेस्पोंडेंट यूं समझें वो है जिसकी फेवर में अपील पास डिक्री पास की गई है। ठीक है ना। जब सूट चलता है, सूट में क्या है, एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है, या एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, एक से ज्यादा डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ कौन है? जो क्लेम कर रहे हैं किसी राइट के हवाले से, और डिफेंडेंट कौन है? जो उसके ओपोजिट हैं। ठीक है। अब जब डिक्री पास हुई तो वेरी सिंपली अगर हम एग्जांपल लें तो यूं कहें कि डिक्री फेवर पास हुई इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। तो जब डिक्री पास हो गई तो प्लेंटिफ बन के डिक्री होल्डर, और जिनके खिलाफ डिक्री पास हुई वो जजमेंट डेप्टर हुए। तो अगर अपील करना चाहें या डिक्री को चैलेंज करना चाहें तो वो डिफेंडेंट या जजमेंट डेप्टर चैलेंज करेंगे। और जब वो अपील फाइल कर देते हैं, अपील फाइल कर दी, तो अब वो कहलाएंगे अपीलांट, और उनके जो अपोजिट होंगे वो कहलाएंगे रेस्पोंडेंट। और रेस्पोंडेंट कौन है? जो डिक्री होल्डर है, जिसकी फेवर में डिक्री पास की गई है। तब रूल 22 बता रहा है कि इसके टाइटल भी है जो अपॉन हियरिंग रेस्पोंडेंट में ऑब्जेक्ट टू डिक्री। रेस्पोंडेंट वो जिसकी फेवर में डिक्री पास की गई है, वो खुद भी डिक्री पर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है एज इफ ही हैड प्रेफर्ड सेपरेट अपील। जैसा समझें कि उसने एक अलग से अपील फाइल कर दी हो। अब क्यों? एनी रेस्पोंडेंट दो ही मे नॉट हैव अपील फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द डिक्री। प्रैक्टिकली उसने डिक्री के खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं की है। ठीक है, रेस्पोंडेंट ने डिक्री को चैलेंज नहीं किया। may not only support the decree on any of the ground on any of the grounds decided against him in the court below, but take any cross objection to the decree which he could have taken by way of appeal। न सिर्फ ये कि वो डिक्री की सपोर्ट कर सकता है एट द टाइम ऑफ द हेयरिंग, लेकिन वो डिक्री पर क्रॉस ऑब्जेक्शन भी कर सकता है। डिक्री की सपोर्ट भी कर रहा है, डिक्री की फेवर भी कर रहा है, लेकिन डिक्री पर ऑब्जेक्शन भी रेज कर रहा है। ये ऑब्जेक्शन किस तरह से रेज कर रहा है कि बाय वे ऑफ एनी क्रॉस ऑब्जेक्शन, provided he has filed such objection in the appellate court within 1 month from the date of the service on him or his pleader। बशर्ते कि वो जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है वो उसने अपील का जो नोटिस उसे सर्व हुआ उसके बाद विद इन 1 मंथ वो क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया हो। अब एक रेस्पोंडेंट है जिसकी फेवर में डिक्री पास हुई है, या जिसको हम डिक्री होल्डर कहते हैं, वो खुद भी डिक्री को सपोर्ट भी कर रहा है और डिक्री पर ऑब्जेक्शन भी रेज कर रहा है। वेरी सिंपली है कि डिक्री का वो हिस्सा जो उसको फेवर कर रहा है उसको ही वो सपोर्ट कर रहा है, उससे एग्री है, और डिक्री का वो हिस्सा जो उसके अगेंस्ट है, उसके वो खिलाफ है, उसको वो चैलेंज कर रहा है। वो चैलेंज किस तरह कर रहा है कि हालांकि उसने प्रैक्टिकली कोई अपील फाइल नहीं की, लेकिन जब जजमेंट डेप्टर ने अपील फाइल की है तो उस अपील में उसने क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर दिए हैं। Form of objection and provisions applicable thereto. Such cross objection shall be in the form of a memorandum and the provisions of Rule 1 so far as they relate to the form and contents of the memorandum of appeal shall apply thereto।
अब ये जो रेस्पोंडेंट और क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है वो किस तरह से फाइल करेगा, जिस तरह रूल 1 में जो बताया गया है, जो कि अपील का मेमोरेंडम फाइल करने के हवाले से बताया गया है, तो वो सेम अप्लाई होगी किस पर, क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने के हवाले से रेस्पोंडेंट पर भी। Unless the respondent files with the objection a written acknowledgement from the party who may be affected by such objection, or is pleader of having received a copy thereof, the appellate court shall cause a copy to be served as soon as may be after the filing of the objection on such party or his pleader at the expense of the respondent. अब एक तरह से यूं समझें कि ये जो है 206 आफ्ताब अहमद पर, ये तो हमारे क्लास में नहीं है ना। Yes, sir. He is not in our class. नजर आ रहा है ये पार्टिसिपेंट्स में एजाज? जी सर, अभी तो आ रहा है मुझे। या सर आप चला गया। तो जिस तरह जी क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल हुए, अब उसका स्टेटस भी एक तरह से अपील की तरह का है कि वो डिक्री का कुछ हिस्सा चैलेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जिस तरह अपील का नोटिस हुआ, अपील की कॉपी रेस्पोंडेंट को दी गई, तो इस तरह से ये जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है इसका नोटिस या इसकी कॉपी भी अदर पार्टी को देना जरूरी है अगर वो उसकी मुखालफत करना चाहे। तो ये जो सब रूल 2 है, ये दो बातें बता रहा है। एक ये कि ये अपील जो ऑब्जेक्शन है क्रॉस ऑब्जेक्शन, ये भी अपील की तरह जो मेमोरेंडम है उस तरीके से फाइल किए जाएंगे, और ऑर्डर 41 का रूल 1 ये अप्लाई होगा। और सेकेंडली जो बात ये बताई जा रही है कि वो ये कि इस क्रॉस ऑब्जेक्शन की कॉपी अनलेस के उनको दी जाए, प्रोवाइड कर दी जाए जो अदर पार्टीज हैं उनको, कोर्ट की तरफ से अपीलेट कोर्ट की तरफ से ये कॉपी अदर पार्टीज को सर्व करवाई जाएगी। कौन सी? क्रॉस ऑब्जेक्शन की। Where in any case in which any respondent has under this rule filed a memorandum of objection, the original appeal is withdrawn or is dismissed for default, the objection so filed may nevertheless be heard and determined after such notice to the other parties as the court think fit. अब यहाँ अपील के स्टेज में दो चीजें सामने आ गई है। एक ये कि जजमेंट डेप्टर ने अपील फाइल की है, ठीक है, और दूसरा ये कि डिक्री होल्डर ने क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं। आगे चल के क्या हुआ कि अपील डिसमिस हो गई, या अपीलान जो था जिसने अपील फाइल की थी उसने अपील वापस ले ली, या तो अपील वापस ले ली या अपील डिसमिस हो गई। तो सब रूल 4 बता रहा है कि इवन उसके बावजूद भी ये जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है ये रहेंगे बरकरार और कोर्ट उसको सुनेगी, और सुनने के बाद जो भी उसको डिसाइड करेगी, ठीक है। The provisions relating to the proper appeal shall, so far as they can be made applicable, apply to an objection under this rule. आई थिंक पापर के हवाले से हमने जो ऑर्डर है वो नहीं पढ़ा था, या पढ़ा है? नहीं पढ़ा है सर। ठीक है, तो वो आगे हम चल के पढ़ लेंगे। तो ये अब लास्ट जो प्रोविजो है वो बता रहा है कि पापर के हवाले से जो प्रोविजंस हैं, जो पापर सूट के हवाले से प्रोविजन है वो पापर अपील में भी अप्लाई होंगे, और पापर अपील के हवाले से ही वो सेम प्रोविजन वो इस सूरत में, इस ऑब्जेक्शन की सूरत में भी अप्लाई होंगे।
अब रूल 23 जो है, ये 23 रूल अप्लाई होता है उस स्टेज पे कि जब कोर्ट ने अपील सुन ली है। Where the court from whose decree an appeal is preferred has disposed of the suit upon a preliminary point, and the decree is reversed in appeal. वो कोर्ट जिसकी डिक्री जो चैलेंज की गई है, अपील जिसके खिलाफ फाइल की गई है, उसमें क्या हुआ था कि जो सूट है वो सूट प्रिलिमिनरी पॉइंट पर ही डिस्पोज ऑफ किया गया था। उसका एक टेक्निकल एग्जांपल हम यूं ले सकते हैं कि मसलन लिमिटेशन की पॉइंट पर, ठीक है, ला कहता है कि जब इस मसलन जब 7-11 है, 7-11 में एक पॉइंट क्या है, लिमिटेशन की भी पॉइंट है, काज ऑफ एक्शन की पॉइंट है कि जब वो लिमिटेशन बार्ड है, लॉ उसको बार कर रहा है, तो बजाय इसके कि उस सूट की प्रोसीडिंग चलाकर एक लेंदी प्रोसेस को फॉलो करके टाइम ज़ाया करने के बजाय उसको इनिशियल स्टेज पर ही खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो अब कोर्ट ने अगर ऐसा किया है कि सूट को प्रिलिमिनरी पॉइंट पर डिस्पोज ऑफ कर दिया है, मसलन काज ऑफ एक्शन के बिना पर, मसलन लिमिटेशन के पॉइंट पर, बार के पॉइंट पर, तो अब रूल 23 बता रहा है कि अगर वो कोर्ट जिसकी जो डिक्री चैलेंज की गई है, उस कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने सूट डिस्पोज ऑफ किया था प्रिलिमिनरी पॉइंट पर, एंड द डिक्री इज रिवर्स्ड इन अपील, और अपीलेट कोर्ट ने क्या किया, वो डिक्री सेट असाइड कर दी। अब the appellate court may, if it thinks fit by order, remand the case and may further direct that issue or issues shall be tried in the case so remanded, and shall send a copy of its judgment and order to the court from whose decree the appeal is preferred, with direction to readmit the suit under its original number in the register of civil suits, and proceed to determine the suit and the evidence, if any, recorded during the original trial shall, subject to all just exception, be evidence during the trial after remand। अब कोर्ट ने क्या किया, अपीलेट कोर्ट ने के जो डिक्री थी उसको सेट असाइड कर दिया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। और क्या हुक्म दिया है कि केस को वापस भेज दिया, केस को ट्रायल कोर्ट के पास वापस भेज दिया, और उस पर हुक्म दिया गया, ऑर्डर पास किया गया कि इसको ओरिजिनल जो इसका नंबर था उस सेम नंबर के साथ उसको दोबारा एडमिट किया जाए, और इस पर इश्यू, अगर इश्यू फ्रेम नहीं किए गए तो इश्यू फ्रेम किए जाएं और एविडेंस चलाई जाए और फाइनली केस डिस्पोज ऑफ किया जाए। और अगर पहले से कुछ एविडेंस चलाई हुई है, ठीक है, तो वो एविडेंस एग्जिस्ट करेगी, और अब फर्दर जो रिमेनिंग एविडेंस है वो एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। एक रूल 23, एक रूल 25 है। 23 में भी रिमांड है, 25 में भी रिमांड है। दोनों में डिफरेंस ये है कि रूल 23 में जो जस्ट अभी हमने पढ़ा, कंप्लीट केस वापस भेजा जा रहा है। कंप्लीट केस अपीलेट कोर्ट ने डिक्री सेट असाइड कर दी और कंप्लीट केस ट्रायल कोर्ट को वापस भेज रही है कि इसकी प्रोसीडिंग चलाकर, ट्रायल चलाकर, एविडेंस रिकॉर्ड करके इसको डिसाइड किया जाए, ठीक है। जबकि रूल 25 में जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, मे बी टुडे और मे बी इन एनी अदर क्लास, उसमें यह है कि कोर्ट, अपीलेट कोर्ट इश्यूज फ्रेम करके जस्ट इश्यूज ट्रायल कोर्ट को भेज देगी कि ये इश्यूज डिसाइड करके जस्ट ये इश्यू पर जो फाइंडिंग्स हैं वो हमें भेज दें। मेन केस जो कि अपील की सूरत में अपीलेट कोर्ट के सामने है, वो अपीलेट कोर्ट के पास पेंडिंग रहेगा, ठीक है। और अपीलेट कोर्ट जब वो इश्यूज ट्रायल कोर्ट से डिसाइड होकर अपीलेट कोर्ट के पास आ जाएंगे तो फिर अपीलेट कोर्ट उसको फर्दर डिसाइड करेगी।
रूल 24 बता रहा है where evidence on a record sufficient, appellate court may determine case finally. Where the evidence upon the record is sufficient to enable the appellate court to pronounce judgment, the appellate court may, after resettling the issues if necessary, finally determine the suit, notwithstanding that the judgment of the court from whose decree the appeal is preferred has proceeded wholly upon some ground other than that on which the appellate court proceed. अगर रूल 23 में क्या था कि सूट जो था वो डिस्पोज ऑफ हुआ था प्रीलिमिनरी पॉइंट पर। अब रूल 24 बता रहा है कि अगर कोर्ट के सामने अपीलेट कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड है वो सफिशिएंट है, मींस इसका मतलब हम यूं भी ले सकते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने कंप्लीटली केस चलाया हुआ है, ठीक है। तो सर सफिशिएंट रिकॉर्ड के बेसिस पर ही कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है, अपीलेट कोर्ट जो भी फैसला सुना है, ठीक है। या the appellate court may, after resettling the issues if necessary, जो issues ट्रायल कोर्ट ने फ्रेम किए थे, हमने issues पढ़े हुए हैं, तो जो ट्रायल कोर्ट ने issues फ्रेम किए थे उनको रीसेटल कर कर फिर डिसाइड कर सकती है। Notwithstanding that the finally determine the suit, notwithstanding that the judgment of the court from whose decree the appeal is preferred has proceeded fully upon some ground other than that on which the appellate court proceeds. इस बात से अपीलेट कोर्ट को ताल्लुक नहीं है कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने कुछ और ग्राउंड्स पर केस की प्रोसीडिंग चलाई और अपीलेट कोर्ट कुछ और ग्राउंड्स पर अदर देन दोज ग्राउंड्स पर प्रोसीडिंग चलाकर डिसाइड कर रही है, क्योंकि अपीलेट कोर्ट के इख्तियारात वसी है, तो अपीलेट कोर्ट अपने इख्तियारात एक्सरसाइज कर सकती है। और इस बात अपीलेट कोर्ट को इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि ट्रायल कोर्ट किन ग्राउंड्स पर प्रोसीडिंग चला रही थी। अब हम आ जाते हैं रूल 25 पर कि where appellate court may frame issues and refer them for trial to court whose decree appealed from. Rule 25 बता रहा है कि where the court from whose decree the appeal is preferred has omitted to frame or try an issue or to determine any question of fact which appears to the appellate court essential to the right decision of the suit upon the merit. अगर अपीलेट कोर्ट समझती है, अपीलेट कोर्ट को ये लगता है कि जो ट्रायल कोर्ट थी जिसकी डिग्री चैलेंज की गई है उसने कोई इम्पोर्टेंट जो इशू था वो फ्रेम ही नहीं किया, इशू सेट ही नहीं किया। जब इशू फ्रेम ही नहीं किया, इशू सेट ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो डिसाइड भी नहीं हुआ। और टू डिटरमिन एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, या कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ट्रायल कोर्ट ने डिटरमिन नहीं किया, कोई इशू डिसाइड नहीं किया या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिटरमिन नहीं किया। और अपीलेट कोर्ट की नजर में वो डिसाइड करना सूट के सही फैसले के लिए जरूरी था, सूट का मेरिट पर सही फैसला करने के लिए जरूरी था कि वो फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट था जो इश्यू था वो डिटरमिन होना, डिसाइड होना जरूरी था। The appellate court may, if necessary, frame issue and refer the same for trial to the court from whose decree the appeal is preferred. तो अपीलेट कोर्ट वो इशू जो ट्रायल कोर्ट ने ओमिट किया है या सेट नहीं किया या फ्रेम नहीं किया, वो इशू फ्रेम कर वो जस्ट इशू ट्रायल कोर्ट को भेज सकती है कि इसको डिसाइड करे और अपीलेट कोर्ट को भेज दें। And in such case shall direct such court to take the additional evidence required. ट्रायल कोर्ट को ये भी हुक्म दे सकती है अपीलेट कोर्ट कि इस हवाले से अगर जरूरी समझे वो
तो फर्दर एविडेंस भी रिकॉर्ड कर सकती है। क्योंकि अब एक नया इशू कोर्ट के सामने आया है, ऑब्वियसली उस पर एविडेंस रिक्वायर्ड होगी। And such court shall proceed to try such issue and shall return the evidence to the appellate court together with its finding thereon and the reason therefore। तो वो जो ट्रायल कोर्ट है वो ये इशू जो अपीलेट कोर्ट ने फ्रेम किया था उसको डिसाइड करेगी, उस पर एविडेंस रिकॉर्ड करेगी और उस पर अपनी जो फाइंडिंग है उन फाइंडिंग के साथ वो अपीलेट कोर्ट को भेज देगी। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, अगर आपका सवाल हो तो आप सवाल पूछें, अदरवाइज हमारी क्लास पर खत्म है। क्लास